न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो ये वाली जो न्यूज़ आई है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जिनकी उम्र 74 साल है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है अपनी पोस्ट से। बोला है हेल्थ से रिलेटेड मेरा इशू चल रहा था, इसलिए मैंने अपने पद को छोड़ दिया हूँ। एक बात यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से रखने वाली बात यह है कि हमारे देश में कोई भी नेता हेल्थ के चलते चलते अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है। कोई ना कोई बड़ा रीजन रहा होगा जिसके चलते चलते उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया है। जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा पत्र रेसिग्नेशन लेटर में लिखा था कि भाई मैं थोड़ा सा देखभाल करना चाहता हूँ, उसको प्राथमिकता देना चाहता हूँ हेल्थ को, एंड मेडिकल एडवाइस का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से आर्टिकल 67A के अंतर्गत इस्तीफा दे रहा हूँ। ये लेटर उन्होंने किसको सौंपा है? द्रौपदी मुर्मू को। अब यदि हम इनके हेल्थ की बात करें तो इनको बोलते हैं कि कार्डियक इवेंट हुआ था, हृदय से संबंधित समस्या हुआ था मार्च के महीना में, लेकिन हेल्थ ठीक हो गया। कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। पत्र के बाकी हिस्से में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सांसदों के द्वारा उनको जो प्यार मिला, विश्वास मिला, ट्रस्ट मिला, उसके लिए ग्रेटिट्यूड जताया था, आभार व्यक्त किया था। अब बात करते हैं इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री की। तो अगस्त 2022 में भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। उनके कार्यकाल के अभी 2 साल बचे हुए थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने अभी ये चीज़ क्लियर नहीं किया है कि उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन देखा जाए उन्होंने ये जो फैसला लिया है काफ़ी अचानक से आया है, क्योंकि सोमवार को संसद का मानसून सेशन के पहले दिन वे राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी करी थी, जो कि उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा केस से रिलेटेड था। हालांकि दोपहर के बाद वो आए ही नहीं, लेकिन शाम तक सांसदों और नेताओं के बीच बातचीत करते रहे थे। द हिंदू से बात करने वाले कई सांसदों ने बोला है कि उन्होंने इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिया था। जैसे सोमवार दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी करी। सूत्रों से पता चला है कि वे मंगलवार को राज्यसभा में शामिल नहीं होंगे। धनखड़ जी इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किए। उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल इवेंटफुल रहा, खास करके उनके सार्वजनिक भाषण, पब्लिक स्पीचेस और राज्यसभा की अध्यक्षता के संदर्भ में। वहीं यदि हम बात करें दिसंबर 2024 में जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हैं हरिवंश नारायण सिंह ने विपक्ष के द्वारा धनखड़ जी के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया था, उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कहा था। ये घटना धनखड़ जी और विपक्ष के बीच टेस्टी रिलेशनशिप को बताती है कि रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण रहा था। जयराम रमेश का कहना है कि इस्तीफा जो दिया गया है वो अनएक्सप्लिकेबल है, शॉकिंग है, समझ से परे है। वहीं यदि हम वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें, कैसे करके इनका चुनाव होता है, तो ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हर उम्मीदवार को उतने ही वोट मिलेंगे जितने वो सच में लायक हैं। ये पद्धति बताती है कि हर वोट का पूरा यूज़ हो ताकि कोई भी वोट बर्बाद ना जाए। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोट मिल जाए और किसी को बहुत कम, तो गैप बहुत ज़्यादा हो गया, फालतू वोट को अगली पसंद वाले उम्मीदवार को दे दिया जाता है। फिर बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति की। इसमें वोटर एक ही वोट नहीं डालेगा, वो पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद के हिसाब से वोट देता है। मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए हैं ABC, आप अपनी पहली पसंद A को मान रहे हैं। अगर A को जीतने के लिए, ठीक है, ज़रूरी वोट पहले से ही मिल चुके हैं, तो आपका वोट दूसरी पसंद B को चला जाएगा।
अगर बी भी हार जाता है तो वोट तीसरी पसंद को चला जाएगा। दोस्तों आज है 23 जुलाई 2025 और दिन है बुधवार। आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं इस आर्टिकल को। पहले नंबर का जो आर्टिकल है यहाँ पर पार्टिकुलरली भारत और चीन के रिलेशन को बताता है। इसमें बौद्ध धर्म के एंगल को बताया जाता है। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म हैं, अभी बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु रहते हैं उनकी सलेक्शन के लिए चाइना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को चाइना नहीं मानता है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। जब दुनिया इंडो पैसिफिक की बात कर रही है, बात करती है कि चीन अपनी नेवी को मजबूत करते जा रहा है, भारत उस पर रिएक्शन देते रहता है, लेकिन जो रियली में संघर्ष है कहीं और चल रहा है, हिमालय की ऊंचाइयों पर। ये ना ट्रेड से रिलेटेड है ना मिलिट्री से रिलेटेड है, ये है फैथ और धार्मिक पहचान को लेकर के। राइटर का कहना है कि भारत और चाइना के बीच में असली जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर समुद्र में नहीं है बल्कि हिमालय की पहाड़ियां हैं और संघर्ष का ये केंद्र बिंदु मानी जाती हैं, पार्टिकुलरली बौद्ध धर्म और उसकी विरासत को लेकर के। जो बौद्ध धर्म एक टाइम में नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड मिस्टिसिज्म, आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता था, आज के टाइम में ये राजनीतिक शतरंज की तरह हो गया है, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन गया है। पहले जो मोनास्ट्रीज हुआ करती थी, मठ हुआ करते थे, यहाँ पर लोग ध्यान लगाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, आज के टाइम में नेशनल पावर के मोर्चे बन गए हैं। लामाओं का पुनर्जन्म केवल धार्मिक नहीं, रेनकार्नेशन ऑफ लामास अब धर्म की बात नहीं है, ये राजनीतिक संप्रभुता का मुद्दा बन चुका है, सोवर्निटी का मुद्दा बन चुका है। ऐसा किस लिए बोला जा रहा है? क्योंकि जैसे एक धर्मगुरु की जब डेथ होती है तो ये इनकी आत्मा किसी बच्चे में जन्म लेती है, फिर वही बच्चा अगला धर्मगुरु बनता है, उसको सपना आता है, ऐसे बहुत सारे वो संकेत बताता है जिससे लगता है कि नहीं, वो धर्मगुरु की आत्मा वास्तव में बच्चे के ऊपर आ गई है। लेकिन चाइना अपने हिसाब से हिस्ट्री का कहना चाहिए बखान करता है और बताता है कि इतिहास में किस प्रकार से लामाओं का जो पद है हमारे द्वारा दिया जाता था, राजा महाराजाओं के द्वारा। लद्दाख, तवांग और भूटान जैसे क्षेत्रों में बौद्ध संस्कृति अब केवल पवित्र परंपरा से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हितों से भी प्रभावित हो रही है। भारत और चाइना दोनों समझते हैं कि हिमालय बौद्ध धर्म पर नियंत्रण, हिमालयी बौद्ध धर्म पर यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब अपनी क्षेत्रीय पहचान पर आप नियंत्रण कर रहे हैं। साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर लैंड्स में जहां नक्शे की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं, वहाँ पहचान ही सब कुछ है। चाइना ने बौद्ध धर्म को स्टेट क्राफ्ट का औजार बना लिया है। 1950 के दशक से चीन ने तिब्बतियन रिलीजियस लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जैसे कि धर्मगुरु को निर्वासित कर देना या फिर उनको संरक्षण नहीं देना, हाशिए पर लाना, धार्मिक संस्थाओं को राज्य के अधीन कर लेना, और सबसे बड़ी बात होती है पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, रेनकार्नेशन की अनुमति का एक अधिकार बना लेना, मोनोपोली बना लिया। 2007 में चीन ने ऐलान किया था कि कोई भी लिविंग बुद्धा तभी मान्य होगा जब सरकार उसको अनुमति देगी। मतलब सीधी सीधी बात है, स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी, धार्मिक वैधता आज के टाइम में पॉलिटिकल अथॉरिटी से निकल करके सामने आएगी। हाल के सालों में देखा जाए चीन की ये स्ट्रेटजी और भी ज़्यादा एस्केलेटेड हो चुकी है। वो पुनर्जन्म प्राप्त लामाओं का आधिकारिक डेटाबेस रखता है, तिब्बत के मठों की गतिविधि की निगरानी कर रहा है, साथ ही साथ पूरे हिमालय क्षेत्र में बौद्धिस्ट डिप्लोमेसी चला रहा है।
चीन सैक्रेड साइट्स को सॉफ्ट पावर के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बीजिंग द्वारा बनाए गए इन मंदिरों तक सड़कें पहुंचाई जा रही हैं और हिमालयी भिक्षुओं को सम्मेलनों में आमंत्रित किया जा रहा है। जो मॉन्क्स होते हैं उनको सम्मेलनों में इनवाइट किया जाता है। इसके बाद ये लोग नेताओं से जुड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से भारत कभी भी चाइना को काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। भारत इस मोर्चे पर पीछे रहा है। 1959 से 1959 से ही भारत में दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार यहाँ पर रह रही है। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। तो भारत को मोरल क्लाउड तो दी है इस चीज़ ने, नैतिक प्रतिष्ठा तो मिली है पूरी दुनिया में, लेकिन स्ट्रेटजिक एडवांस अभी इंडिया को नहीं मिल पाया है। यदि हम हाल के 10 साल की बात कर लें तो भारत ने बौद्ध धर्म को प्रभाव के साधन के रूप में देखना चालू किया है। कैसे? भारत को बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में प्रचारित करना, साथ ही साथ पिलग्रिमेज सर्किट्स को रुपए पैसे देना, लेकिन ये सारे प्रयास अभी भी फ्रेगमेंटेड हैं, जबकि चीन की नीति केंद्रित और संगठित है, सेंट्रलाइज है। एक विद्वान ने क्या बोला है, भारत बौद्ध डिप्लोमेसी कर रहा है जबकि चाइना बुद्धिस्ट स्टेट क्राफ्ट को अपनाता है। तो दोनों में यहाँ पर काफ़ी अंतर हमको दिखाई देता है। अब ये जो तनाव है, टेंशन है, सबसे ज़्यादा 14वें नंबर के दलाई लामा के उत्तराधिकार चयन के मुद्दे पर है। अभी जो डेथ हुई है दलाई लामा की, इसके बाद नया दलाई लामा चुना जाएगा। दलाई लामा जो 90 वर्ष के हो चुके हैं, संकेत दे चुके हैं कि उनका पुनर्जन्म चीन के बाहर होगा, मतलब क्लियर बता दिया है कि इंडिया में। लेकिन चाइना क्लियरली बोल रहा है कि वो अपनी ओर से एक अलग दलाई लामा नियुक्त करेगा और इसके लिए वो पारंपरिक गोल्डन अर्न, सोने की पवित्र पात्र प्रक्रिया का यूज़ करेगा। ये प्रक्रिया चीन समर्थित एंड स्टेट कंट्रोल्ड होगी, सरकार का नियंत्रण होगा। इसका रिजल्ट लगभग देखा जाए कि दुनिया में 2 राइवल दलाई लामास हो जाएंगे। एक जिसे तिब्बती निर्वासित समुदाय और विश्व भर का बौद्ध प्रवासी समुदाय बुद्धिस्ट डिस्पोरा मान्यता देगा। दूसरा होगा जिसे बीजिंग सरकार सपोर्ट देगी, जिसे लहासा मतलब तिब्बत की राजधानी में भारी सुरक्षा के बीच स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये जो सिक्सिज्म है, विभाजन है, केवल तिब्बती बौद्ध धर्म को नहीं बांट देगा, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की बौद्ध समुदायों को एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर करेगा, जैसे लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान। यदि उनकी स्पिरिचुअल रिवरेंस, आध्यात्मिक श्रद्धा रखने वाला नेता भारत में रहेगा तो इन क्षेत्रों की निष्ठा भारत की तरफ और भी ज़्यादा डीप हो जाएंगी। लेकिन यदि वो लहासा में रहेगा तो प्रभाव चीन की ओर खिंच सकता है। अंतर यही है। अब ये जो टग ऑफ वार चल रहा है, खींचतान चल रहा है, ये पहले से ही दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन तवांग पर दावा करता है क्योंकि ये छठे दलाई लामा का जन्म स्थान है। चीन का कहना है ये तिब्बती है इसलिए हमारा है। ये तर्क इस स्पोरियस कल्चरल लॉजिक पर आधारित है, सांस्कृतिक छल किया जा रहा है, ना कि इतिहास या फिर कानून पर आधारित। नेपाल में चीन ने विशेष रूप से लुम्बिनी बुद्ध की जन्मस्थली में बौद्ध बुनियादी ढांचे में बहुत पैसा खर्चा किया है। भूटान में चीन मठों को चुपचाप अपने पक्ष में लुभा रहा है। हालांकि भूटान अब भी धार्मिक मामलों पर काफ़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखता है। एक बात यहाँ पर और है कि अब बौद्ध धर्म के जो अंदरूनी मतभेद हैं वो तेज हो गए हैं, स्ट्रेटजिक ओपनिंग बन गए हैं। कार्मा कग्यू परंपरा जो तिब्बती बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है, इसमें अब 2 प्रतिद्वंदी राइवल कर्मापास हैं जो दोनों खुद को वैध उत्तराधिकारी बताते हैं। भारत और चाइना दोनों इस विभाजन के विभिन्न पक्षों का समर्थन करते हैं, जिससे एक आध्यात्मिक विवाद एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। मतलब दोरजे सुगदेन नामक विवादास्पद संप्रदाय जिसे दलाई लामा ने आउट कर दिया था,
इसको चीन समर्थन दे रहा है क्योंकि चाइना निर्वासित तिब्बती सत्ता को कमजोर करना चाहता है। इसके बाद बौद्ध धर्म को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है वो धार्मिक सिद्धांत तक सीमित नहीं है, डॉगमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है, चाइना के पास या इंडिया के पास। ये विशेष रूप से लद्दाख जैसे क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट है, जहां एक ओर लोग बौद्ध पहचान है, दूसरी ओर वे भारत से जुड़े हुए हैं, नेशनलिस्ट प्राइड भी रखते हैं। भारत के लिए चुनौती वाली बात यह है कि ये सुनिश्चित अपने को करना पड़ेगा कि इनकी स्पिरिचुअल एलिगेंस, आध्यात्मिक निष्ठा किसी फॉरेन कंट्रोल लाइनेज की ओर ना चली जाए, खास करके ऐसे टाइम में जब वो चीनी कंट्रोल में रह रही हो और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हो। आगे बोला जाता है यहाँ पर पार्टिकुलरली कई सारे लोग इसे सिर्फ धार्मिक दिखावा मान सकते हैं और इसे असली राजनीति से कम महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन ये हमारी गलती रहेगी। हिमालय जैसे दुर्गम और लेस इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज में सॉफ्ट पावर ही असल में हार्ड पावर रहती है। अगर कोई मोनेस्ट्री अपनी निष्ठा बदल रहा है तो ये स्ट्रैटेजिक लॉस हो जाएगा। अगर कोई महान लामा सीमा पार किसी शक्ति के प्रति वफादारी जताता है तो ये पूरी घाटी या फिर डिस्ट्रिक्ट में बैलेंस ऑफ इन्फ्लुएंस को बदल सकता है। मतलब बौद्ध धर्म की राजनीतिक भूमिका को हल्के में हम नहीं ले सकते हैं। कुल मिलाकर के कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चल रहा है, बढ़ते जा रहा है। दलाई लामा के बाद इनका उत्तराधिकारी आएगा। इसका चयन केवल धार्मिक मामला नहीं है बल्कि ग्लोबल इशू बन गया है। मंगोलिया से लेकर के श्रीलंका तक जिन देशों में ज़्यादातर बौद्ध रहते हैं उन्हें भी किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा। इससे डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भारत अगले दलाई लामा की मेज़बानी करेगा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिससे भारत आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के क्षेत्र में मजबूती लाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इससे भारत पर चीन का भारी दबाव रहने वाला है। अब इस पूरी कहानी में यदि हम बात करें, हिमालय कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, बैकवाटर नहीं है, बल्कि ये पूरा संघर्ष इसी स्टेज पर खेला जा रहा है। ये बादलों के बीच बसे मठ, मंत्रोच्चार करते हुए भिक्षु, चैंटिंग मॉन्क्स, प्रेयर व्हील्स और सजाए गए प्रार्थना चक्र अब केवल धार्मिक धरोहर नहीं है बल्कि ये नई शक्ति की पॉलिटिक्स बन चुके हैं। तो भारत और चीन की वास्तविक प्रतिस्पर्धा मिसाइल के बीच में नहीं रह गई है बल्कि स्पिरिचुअल सक्सेशन क्राइसिस से होकर के गुजर रही है। मतलब पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के संकेत देख रही है, लेकिन संघर्ष कहीं और चल रहा है, बादल पहाड़ के बीच में। स्पिरिचुअल बिकम्स जियोपॉलिटिकल के रूप में संघर्ष चल रहा है। एशिया की दो पावर भारत और चाइना हैं। अगला जो संघर्ष है पनडुब्बी में नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं, बल्कि थ्रेंगवा मतलब तिब्बती प्रार्थना माला एंड रेनकार्नेशन से लड़ा जाएगा। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन चल रहा है, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर बेस्ड है। यूनिवर्सिटीज़ को पहले स्वतंत्र विचार एंड फ्री इंक्वायरी के पवित्र स्थल के रूप में माना जाता था, लेकिन अब दुनिया भर में इनको पॉलिटिकल कंट्रोल के टूल के रूप में बदला जा रहा है। सरकार इनको अपने आइडियोलॉजिकल एजेंडा को लागू करने के लिए एक मंच के तौर पर यूज़ कर रही है। आगे राइटर का कहना है, यदि हम हार्वर्ड केस की बात करें एंड ग्लोबल ट्रेंड किस प्रकार से चल रहा है। 21 जुलाई को एक अमेरिकी न्यायाधीश जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग में कटौती के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के तर्कों को चुनौती दी थी। ये केवल अमेरिका की बात नहीं है बल्कि दुनिया भर में एक ग्लोबल ट्रेंडिंग चल रहा है, जहां पर राइट विंग गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटी
हमारे हिसाब से चलें, स्टूडेंट हमारे हिसाब से चलें, हमारे लिए ये लोग प्रोटेस्ट ना करें, इस हिसाब से उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में ये दबाव सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ को एंटी अमेरिकन करार देकर डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी छात्रों के लिए वीज़ा कठिन बना दिया है। कॉलेजों की फ्री स्पीच की परिभाषा पर दबाव डाला गया है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एफर्मेटिव एक्शन को समाप्त कर दिया है, आरक्षण को समाप्त कर दिया है। इससे राइट विंग्स को बल मिल गया है। एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी को मजबूत किया गया है कि वो एंटी सेमिटिज्म मतलब यहूदी विरोध की कड़ी परिभाषा अपनाएं, जिससे इजराइल पैलेस्टाइन के बीच आलोचना पर रोक लग चुकी है। इसके अलावा बोला जाता है कि हार्वर्ड की अध्यक्ष क्लॉडियन गे को इस्तीफा देना पड़ गया है। फंडिंग में कटौती किया जाना, दान जो दिया जाता था उसको वापस कर देना, इससे टीचर्स लोग डरने लगे हैं। जाति, लिंग एंड विदेशी नीति जैसे मुद्दे पर बोलने से उन्हें दंडित किया जा सकता है, इसलिए ये डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब ऑस्ट्रेलिया में भी जो सरकारें हैं, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर ह्यूमैनिटीज़ से जुड़ी जो शोध परियोजना होती हैं, इनको वीटो कर रही हैं, जैसे क्लाइमेट एक्टिविज़म, इंडिजीनियस पॉलिटिक्स। लॉ फैकल्टीज़ को कॉलोनियल हिस्ट्री और डीकॉलोनाइजेशन पढ़ाने पर निशाना बनाया जा रहा है। विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के नाम पर यूनिवर्सिटी को सेल्फ सेंसरशिप करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जैसे कि चाइना, फिलिस्टाइन, ऑस्ट्रेलिया या फिर औपनिवेशिक इतिहास में हमको देखने को मिला था। इसके बाद पॉपुलिज्म एंड कंट्रोल की यदि हम बात करें तो भारत में पॉपुलिस्ट लीडर्स सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को एलिटिस्ट मतलब अभिजातवादी मानते हैं। किस प्रकार से? विरोध को दबाने के लिए पुलिस भेजना, बजट में कटौती करना, वाइस चांसलर हमारे हिसाब से चुना जाएगा, ऐसी घोषणा करना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को अब एंटी नेशनल बोला जाता है। 2023 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम को अनिवार्य किया है, जिसे हिंदू नेशनलिस्ट नैरेटिव को बढ़ावा देना माना गया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो सार्क द्वारा बनाई गई थी, वहाँ एक प्रोफेसर पर दबाव डाला गया क्योंकि उनके छात्र ने नोआम चॉम्स्काई की मोदी सरकार की आलोचना को उद्धृत कर दिया था, इसलिए उस पर दबाव डाला गया। अब हंगरी टू गल्फ से लेकर के यदि हम बात करते हैं, हंगरी में विक्टर ओरबान ने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी को बाहर निकाल दिया। तुर्की ने हजारों शिक्षकों को निकाल दिया जो कि शांति के पक्ष में थे। ब्राज़ील, फिलीपींस, यहाँ पर सामाजिक विज्ञानों की फंडिंग कम कर दी गई है। गल्फ स्टेट में धर्म, लिंग, मजदूर अधिकार जैसे विषयों पर चर्चा पर सख्त प्रतिबंध है। मतलब इंडिपेंडेंट रिसर्च को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाता है। न्यू लिबरल प्रेशर की यदि हम बात करें तो सीधे हमलों के साथ साथ एक और शांत लेकिन घातक ताकत काम कर रही, वो है हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करना। न्यू लिबरल मेकओवर, रैंकिंग, पेटेंट, एम्प्लॉयबिलिटी जैसे मापदंड लगा दिए जा रहे हैं। इससे यूनिवर्सिटीज़ को कॉर्पोरेट संस्थान बना दिया गया है। चाहे वो महिलाओं की बात किया जाए, चाहे वो समाज को पढ़ाने को लेकर के हो, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ाना हो, इसको फालतू का खर्चा बोला जाता है। छात्र अब कस्टमर बन गए हैं, शिक्षक सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ के ट्रस्टी अब ब्रांड मैनेजर बन गए हैं। तो जो राइट विंग विचारधारा है, इस मार्केट द्वारा प्रेरित सिस्टम का फ़ायदा उठाता है, यूनिवर्सिटीज़ को देशद्रोह के अड्डे बोलता है, जबकि खुद ही फंडिंग में कटौती कर रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो देखिए, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स वीडैम के अनुसार यदि देखा जाए 2014 से 2024 तक 34 देशों में एकेडमिक फ्रीडम में कटौती देखने को मिली है। ये गिरावट सिर्फ तानाशाही सरकार में नहीं है, बल्कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पर भी देखने को मिली है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ्रीडम, इसके अलावा रिसर्च की फ्रीडम, साथ ही साथ जो उनका परिसर है,
उसमें इंटीग्रिटी बनी रहे, सब में गिरावट आई है। इससे समाज की जलवायु परिवर्तन, एआई एंड डेमोक्रेसी के क्षण जैसे मुद्दों से निपटने की क्षमता कम हो गई है। बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड होप की। हालांकि परिस्थिति गंभीर है, फिर भी उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है। दुनिया भर में टीचर, स्टूडेंट एंड सिविल सोसाइटी मिलकर के वैचारिक दबावों का प्रतिरोध कर रहे हैं। अमेरिका में इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले छात्र ग्रुप कॉलेजों को एंटी सेमिटिज्म की कठोर परिभाषा फिर से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। भारत में भी अब आलोचनात्मक विचारों की रक्षा हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड सरकार को आलोचना के कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। फाइनल पैराग्राफ की यदि हम बात करें डिफेंडिंग डेमोक्रेसी की, लेकिन सिर्फ अस्तित्व में बने रहना ही काफ़ी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी को अपना सार्वजनिक एजेंडा वापस पाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को पॉलिटिकल इंटरवेंशन से भर्ती, पदोन्नति, फंडिंग की रक्षा करना चाहिए। ये इनका खुद का मुद्दा है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा डोनर जो पैसा दे रहा है वो ये ना सोचे कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ही काम। इसके अलावा जो छात्र निकल चुके हैं, एलुमनी जिनको बोला जा रहा है, स्वतंत्र शिक्षकों या फिर कानूनी सहायता के लिए फंड दे सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक को यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। छात्रों को समझना चाहिए कि कैंपस कोई डिग्री की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक डेमोक्रेटिक कॉमन्स है। अगर हम डर से काम करेंगे, लालच से काम करेंगे, बहुसंख्यकवाद के आगे झुक जाएंगे, तो आगे चल कर के हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है कमज़ोर हो जाएगी, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी भी डिमिनाइज्ड हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी।